नमस्कार दोस्तों। दरअसल सुभाष की बात में हम आज जो बात करने वाले हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एआई पे। इसको लेकर इस समय पूरे देश में बहुत चर्चा हो रही है और ये चर्चा होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम समझते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके पास सोचने समझने की क्षमता है, वो संवेदनशील है और वो बहुत सारी चीज़ों में गलत सही को देखकर वो जज करता है। कई परिस्थितियों में वो अलग अलग तरह से निर्णय लेता है और वो देखता है कि उसको क्या करना, उसकी बुद्धि क्या कह रही है, उसकी संवेदना क्या कह रही है, वो अलग अलग तरह से निर्णय लेता है। पर हम ये देख रहे हैं कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो मशीनें आ रही हैं, वो मशीनें इस तरह की हो सकती हैं भविष्य में कि वो शायद एक भस्मासुर की तरह वो रिएक्ट करे, ये चिंता जाहिर कर रही। तो आपको थोड़े में संक्षेप में भस्मासुर की जो एक कथा है कि भस्मासुर नामक असुर हुआ करता था। भस्मासुर ने वर पाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भस्मासुर को दर्शन दिए और वर मांगने कहा। तब भस्मासुर ने शिव से कहा कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रख दूं वह उसी समय भस्म हो जाए, वो वर मुझे चाहिए। भगवान शिव ने भस्मासुर को यह वरदान दे दिया। बाद में यही भस्मासुर शिव के ही पीछे लग गया। बाद में पार्वती जी ने थोड़ी होशियारी करके विष्णु जी को पार्वती का अवतार करके एक नृत्य मुद्रा में कहा कि नृत्य करें और भस्मासुर का हाथ अपने ही सिर पे रखें, तब जाकर भस्मासुर जो है भस्म हुआ। अब सवाल ये हमारी मिथक कथा है कि एक भस्मासुर किस तरह वरदान मांगता है। तो ये 1950 से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आई है और ये धीरे धीरे ये चलन में आया। यानी इस तरह की मशीन या एप्लीकेशन विकसित हो रहे हैं जो इंसानी दिमाग की तरह सोचते हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जिस तरह से तेजी से विकास हो रहा है, वह न केवल हमारे जीवन को बदलने वाला है, बल्कि आने वाले समय में हमारी पूरी सभ्यता को प्रभावित करेगा। तकनीक के इस विकास में इंसानियत के भविष्य को एक नया आकार देने की शुरुआत हुई है। मेडिकल हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, आर्ट, एजुकेशन से लेके मीडिया के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद बड़े बदलाव होने वाले हैं। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आई क्रांति जो है, ये एक बड़ी क्रांति को जो है एआई कर सकता है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल की तरह ही आपकी रुचियों का विश्लेषण करेगा। आप कैसे, क्या और किस तरह से पढ़ना चाहते हैं उसको जानेगा, समझाएगा। उसी के आधार पर वह आपको पढ़ने लायक कंटेंट भी प्रस्तुत करेगा। उसे पता होगा कि आपको कंटेंट के साथ कैसे इंगेज रखना है। एआई को लेकर कई तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वह इसको लेकर कुछ आशंकाएं भी हैं। कई देशों की सरकारों ने और बड़े उद्योगपतियों ने भी इसको लेकर अपनी अपनी चिंता जाहिर की है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क और गूगल के सीईओ तक ने एआई को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में सरकारें इस बात पर विचार कर रही हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुष्प्रभाव से लोगों को बचाया जाए, जबकि इसके तकनीकी विकास का लाभ भी मिलता रहे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार के उद्योग मंत्री ने कहा था कि बेशक यह समाज में एक चिंता की बात है कि तकनीक कहीं इंसान से आगे तो नहीं निकल रही है। कुछ साल पहले रजनीकांत की एक फिल्म रोबोट के नाम से आई थी। इस फिल्म में रजनीकांत द्वारा विकसित रोबोट मानव सभ्यता के लिए खतरा बन जाता है। कहीं ना कहीं ये रोबोट भी एआई तकनीक से विकसित होता है। इस फिल्म में दिखाया गया कि जरूरत से ज्यादा तकनीक कैसे मानव सभ्यता के लिए खतरनाक हो सकती है। कुछ इसी तर्ज पे ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय साइंस और तकनीक परिषद ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा है कि एआई से तैयार सामग्री कई तरह से नुकसानदेह हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ही यूरोपीय संघी और अमेरिका भी एक स्वैच्छिक एआई व्यवहार की निर्देशिका तैयार कर चुका है और इसे उद्योगों द्वारा अपनाए जाने की उम्मीद में जारी किया गया है। साथ ही एक विस्तृत कानून का मसौदा भी तैयार किया जा रहा है। पिछले कुछ महीने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉक्स है। अभी हाल ही में मैंने अपने एक साथी से कहा कि मेरे लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर दे, तो उन्होंने मुझे एक ड्राफ्ट भेजा और वो ड्राफ्ट था, तो मुझे उसकी भाषा पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपने लिखा है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने चैट जीपीटी के जरिए इसको तैयार किया है। और आजकल लोग इस तरह से बहुत सारी चिट्ठियां और पत्र तैयार कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तरह का ये बड़ा बदलाव है।
लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इस पर भरोसा किया जाए या किया जा सकता है। अब इसमें हम एक्सपर्ट के रूप में हमारे एक सहयोगी, हमारे पारिवारिक मित्र हैं अतीन्द्र सिंह, जो कि एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि ये बताइए कि जो ये चिंता जाहिर की जा रही है एआई के बारे में कि ये भविष्य में मानव की सोच से भी आगे निकल जाएगी, मानव जो जो इस पर नियंत्रण करता है उसके हाथ से ये चीज़ें निकल जाएगी और कहीं दोनों के बीच में आपसी प्रतिस्पर्धा तो नहीं होगी। तो इस पर हमारे अतीन्द्र सिंह जो क्या कहते हैं, चलिए सुनते हैं उन्हीं से कि वो इस एआई को लेकर उनकी सोच क्या है। आपका सवाल बहुत जायज़ है और इस विषय पे मैं ये बताना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर बोला जाए आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सब समझता है उसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है, इस समय ऐसे मुकाम पर नहीं है जहाँ एक कंप्यूटर कोई भी डिसीजन अपनी चेतना से ले सके या अपनी कॉन्शियसनेस से ले सके। तो ये सच है कि वर्तमान में एआई ने बहुत प्रगति कर ली है। इसके 3 उदाहरण खास तौर से मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि चैट जीपीटी, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं न्यूज़ में, अखबारों में, जो कि एलएलएम टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है। जनरेटिव एआई है और ऑटोनमस ड्राइविंग, सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं जो परसेप्शन मॉडल्स, वो भी बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं। पर फिर भी एक सवाल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जवाब नहीं दे पाता है वो है कि एआई नहीं समझता कि किस प्रसंग या कॉन्टेक्स्ट में उसे जवाब देना चाहिए। एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए एक गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रही है, तो और सामने एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे एक कोई बूढ़ा व्यक्ति है और एक बच्चा है, जिसमें से दोनों में से किसी एक को टक्कर तो होनी है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये डिसाइड करना हो कि किसको छोड़ना है और किसको बचाना, ये आज भी मॉरल ग्राउंड्स पे बहुत टफ क्वेश्चन है जिसका सही से आंसर एआई नहीं दे सकता। एक और उदाहरण सिंपल सा मैं देना चाहूँगा कि मान लीजिए आप एआई से पूछें कि इस सदी का सबसे महान खिलाड़ी कौन है ना। अब ये हो सकता है कि तथ्यों के आधार पर वो एक आपको उत्तर दे पाए, परंतु वो ये नहीं बता सकता कि किन परिस्थितियों में कौन सा खिलाड़ी महान था, किस समय महान था। और ऐसे ही बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके आंसर सही रूप से, मूल रूप से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं दे पाता। तो दोस्तों, अगर हम हेल्थ की बात करें या हम शिक्षा की बात करें, सब जगह में कहीं ना कहीं चैट जीपीटी से मिली जानकारी जो है वो काम आ रही है। और बहुत बार हम देख रहे हैं कि अब इस तरह के डिवाइस बन गए हैं कि जिसको हम ऑर्डर देते हैं और वो कहता है कि वो इस तरह का गाना सुनाओ। हम अपने मोबाइल में ऐप्स, जो हमारे पास फ़ोन है एप्पल का, अगर मैं इस एप्पल के फ़ोन में आपसे कहूँ तो सीरी मेरी बात को सुनती है और मैं जैसा कहता हूँ उस तरह की चीज़ों को खोज देती है। मेरे को टीवी देखना होता है तो अब मुझे टाइप नहीं करना पड़ता है, मुझे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसका इस्तेमाल करने वाले 10 ऐसे ऐप की लैंग्वेज मॉडलिंग के बाद उसमें 50 से ज़्यादा मानवीय क्षमताओं को जोड़ा है। इसके बाद निष्कर्ष निकाला गया है कि ये तकनीक इंसानों के लिए कितना बड़ा संकट पैदा कर सकती है। फिलहाल चैट जीपीटी लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट बनकर उभर सकता है। ऐप ईमेल लिखने के साथ ही आपका सीवी भेजने और रियल टाइम वीडियो, गेम, इमेज जनरेशन, रीडिंग कैपेसिटी के अलावा अनुवाद भी कर सकता है। साफ है कि अगर इस ऐप ने लैंग्वेज मॉडलिंग करके क्षमता बढ़ा दी जाए तो ये बड़ी आबादी के सामने नौकरी का खतरा भी पैदा कर सकता है। एआई के आने से हमें कुछ महीनों या सालों में पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जैसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आपके लेटेस्ट ईमेल जो है वो चेक कर देंगे, साथ ही आपके डे प्लान, फ्यूचर प्लान को भी मैनेज करेंगे। भारत सरकार भी इस पर नज़र बनाए हुए है। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि केंद्र सरकार एआई को उसी तरह
रेगुलेट करेगा जैसे अन्य उभरती हुई तकनीक को वो करता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इससे अभी किसी प्रकार तरह की नौकरी जाने का खतरा नहीं है। ओपन एआई के सीईओ आल्टमैन से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हम उन सभी पहलुओं का स्वागत करते हैं जो हमारे नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को गति दे सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्टफोन, कंप्यूटर और वॉइस असिस्टेंस के जरिए हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती है। ये हमें खाना, कार और दूसरी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करने और उनके लिए पेमेंट करने में मदद करती है। इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब रक्षा और मेडिकल के क्षेत्र में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। साइबर सिक्योरिटी में भी इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में इससे कोई इस तरह के बदलाव चाहता है। आम आदमी पार्टी के सौरभ झा कहते हैं कि एआई से भले ही कई तरह की सुविधाएं मिल रही हों, लेकिन सरकारों को सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और इसे सुनिश्चित करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। तकनीक विकास मानव के विकास यात्रा की द्योतक रही है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा विकसित ना कर दे जो भस्मासुर की तरह हमें ही तबाह करने पे आमादा हो जाए। तो ये बातचीत हम इसलिए कर रहे हैं कि इसको लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कई तरह की बातचीत हो रही है। दरअसल हमारी जो अपनी बौद्धिक क्षमता है, अगर वो कृत्रिम बौद्धिक क्षमता विकसित हो जाती है और हम कई मनुष्य मिलकर अपने अपने दिमाग से एक ऐसी मशीन तैयार कर रहे हैं जो कि हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से, जो हमारी बुद्धि से, हमारी सोच से आगे निकल जाए। दरअसल कोई भी रोबोट वो मनुष्य की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य में संवेदनाएं होती हैं, मनुष्य में बुद्धि होती है, ज्ञान होता है और वो बहुत सारी चीज़ों को अपने स्पर्श से भी समझता है। तो मनुष्य की संवेदना का जो स्तर है वो अलग है और मशीन जो है वो अलग होती है। इसीलिए जब कोई मनुष्य संवेदनाहीन होता है तो हम उसको कहते हैं कि रोबोट की तरह काम करता है, इसमें संवेदनाओं का ह्रास हो रहा है। पर चूंकि मशीन है और मनुष्य द्वारा निर्मित मशीन है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये मशीन मनुष्य के नियंत्रण में रहे। ये मनुष्य ऐसा ना हो कि जिस तरह मनुष्य ने बहुत सारी तरक्की करके बहुत सारे ऐसे हथियार बना लिए जो जिस पे आज पूरी दुनिया की नज़र रहती है और लगता है कि ये जो परमाणु बम है कहीं ये दुनिया को नष्ट तो ना कर दें। लोगों के सामने हिरोशिमा नागासाकी का उदाहरण है कि विज्ञान की तरक्की ने वहाँ पर किस तरह का नुकसान पहुँचाया है। तो एक मशीन जो मानव द्वारा निर्मित है, जो मानव के कई तरह से काम आ सकती है, पर भविष्य में वो मशीन मानव की नौकरी तो नहीं लेगी, मानव के ऊपर हावी तो नहीं होगी, मानव को नियंत्रित तो नहीं करेगी। ये बहुत सारे प्रश्न हवाओं में थे, जिसमें हमने कोशिश की है कि हमारे एक्सपर्ट अतीन्द्र सिंह ने बहुत सारी शंकाओं का समाधान किया है और हमने इसको समझने की कोशिश की है कि ये भविष्य में किसी तरह का कोई भस्मासुर तो नहीं बनेगा। नमस्कार।